नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे YouTube चैनल रोहित क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की भारतीय इतिहास पुस्तक को पढ़ रहे हैं, जो कि UGC नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के लिए एक उपयोगी रिवीजन बुक है दोस्तों। जिसमें आज जो है दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 8 16 महाजनपद एवं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ आप सभी लोग मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। जो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना कोई नहीं भूलेगा। और जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियोस में बताता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं, प्लीज़ यूट्यूब के सेटिंग में जाकर मेरी वॉइस इंक्रीज़ को 1.5x कर लें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं 16 महाजनपद एवं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के इस्तेमाल से कृषि एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन आया तथा कृषि के विकास से कबायली जीवन का स्थान स्थायी निवास की जीवन शैली ने ले लिया। इससे क्षेत्रीय भावना जागृत होने लगी तथा आर्यों के जनपदों एवं महाजनपदों में परिवर्तित होने लगे एवं गंगा घाटी क्षेत्र में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। नोट में देखिए क्या है। प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता के समय माना जाता है। द्वितीय नगरीकरण देखते हैं दोस्तों। द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ गंगा घाटी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। इसमें लोहे के प्रयोग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उत्तरी काले चमकीले मृत भांड द्वितीय नगरीकरण की विशेषता है। आहत सिक्के, जिन्हें हम पंचमार्ग सिक्के भी कहते हैं, आहत सिक्के भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुए। महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले 16 महाजनपदों का निर्माण हो चुका था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। आगे दोनों ग्रंथों से प्राप्त सूचियों में नंबर 1 अंग, नंबर 2 मगध, नंबर 3 काशी, नंबर 4 कौशल, नंबर 5 वत्स यानी वच, नंबर 6 जो है वो वज्जी नाम सम्मान है। ठीक है, समान है। वज्जी नाम जो है वो समान है, सम्मान नहीं समान है। ठीक है, सिमिलर है। आगे बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, लेकिन इसमें गांधार एवं कंबोज के स्थान पर क्रमशः सीवी एवं दसार्ण का उल्लेख है। 16 महाजनपदों में 14 राजतंत्रात्मक एवं 2 गणतंत्रात्मक वज्जी एवं मल्ल थे। इन 16 में से 10 महाजनपद गंगा घाटी में स्थित थे। अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, चेदी एवं मत्स्य गंगा घाटी में स्थित नहीं थे। आगे इनमें 4 महाजनपद अधिक शक्तिशाली थे। इनमें राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। ये हैं मगध, कौशल, वत्स और अवंती। कौशल, अवंती एवं पांचाल की 2-2 राजधानियाँ थीं। वज्जी एवं मल्ल को छोड़कर सभी में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। महाजनपद काल में ऋग्वैदिक आर्यों की 2 राजनीतिक संस्थाओं सभा तथा समिति का ह्रास होना शुरू हो गया था, क्योंकि ये जनजाति सभाएं वृहद भूभागीय राज्यों के संगठनात्मक ढांचे में उपयुक्त रूप से
समायोजित नहीं हो सकी। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। कहाँ गया? हाँ, यही है। अंगुत्तर निकाय में दिए गए 16 महाजनपद। ठीक है, देखते हैं। महाजनपद एक तरफ दोस्तों, दूसरी तरफ राजधानियाँ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसे। नंबर 1 काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। 2 नंबर कौशल, जिसकी राजधानी थी उत्तरी कौशल जो कि श्रावस्ती है, और दक्षिणी कौशल कुशावती है। ठीक है। अंग की राजधानी दोस्तों चंपा थी। मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। वज्जी की राजधानी वैशाली या मिथिला थी। मल्ल की राजधानी कुशीनारा एवं पावा था, मल्ल की। ठीक है, आगे अवंती की राजधानी देखते हैं दोस्तों। अवंती की राजधानी, उत्तरी अवंती की राजधानी जो है वो उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी दोस्तों माहिष्मती थी। ठीक है, आगे देखते हैं चेदी की राजधानी सोत्थीवती यानी सुक्तिमती भी बोलते थे उसे, वो थी। अस्मक की राजधानी दोस्तों पोटन थी, पोटली भी बोलते हैं उसको। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर थी। ठीक है। पांचाल की राजधानी दोस्तों, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र था, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य था। मत्स्य की राजधानी दोस्तों विराटनगर या बैराठ था। सूरसेन की राजधानी मथुरा था। गांधार की राजधानी तक्षशिला था, और कंबोज की राजधानी दोस्तों हाटक या राजपुर था। ठीक है, आगे देखते हैं। हम लोग अब 16 महाजनपदों के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। वर्तमान वाराणसी उत्तर प्रदेश के पहला है दोस्तों काशी। वर्तमान वाराणसी उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र काशी महाजनपद था। मगध के उत्कर्ष से पूर्व काशी सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। इसकी राजधानी वाराणसी वरुणा एवं 80 नदियों के संगम पर स्थित थी। ठीक है, 80 घाट हैं, और वरुणा जो है दोस्तों वो नदी है, इन दोनों के संगम से बना है वाराणसी। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसी आधार पर इसका नाम जो है वो वाराणसी पड़ा। ब्रह्मदत्त यहाँ शक्तिशाली शासक हुआ था। ठीक है, ब्रह्मदत्त यहाँ शक्तिशाली शासक हुआ था। आगे देखते हैं। कौशल के राजा कंस ने लंबे संघर्ष के बाद काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। अंततः अजातशत्रु ने काशी का मगध में विलय किया। आगे अथर्ववेद में सर्वप्रथम काशी का उल्लेख मिलता है। काशी को अविमुक्त क्षेत्र अभिधान कहा जाता है। बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र काशी में तैयार होते थे। काशी सूती एवं रेशमी वस्त्रों तथा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारा दूसरा नंबर दोस्तों कौशल। वर्तमान फैजाबाद उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र कौशल था। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती एवं दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। रामायण काल में कौशल की राजधानी अयोध्या यानी साकेत थी। बाद में अजातशत्रु ने कौशल को मगध में मिला लिया। आगे देखते हैं। श्रावस्ती की पहचान आधुनिक महेत से एवं जेतवन विहार के अवशेषों की पहचान सहेत से की जाती है। इन्हीं को सम्मिलित रूप से सहेत महेत कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रावस्ती के खंडहर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के सहेत महेत गांव में मिलते हैं। आगे सरयू नदी कौशल राज्य को 2 भागों में बांटती है। प्रसेनजित 5 राजाओं के गुट का स्वामी था। प्रसेनजित बुद्ध के समकालीन राजा थे। खेमा ने प्रसेनजित को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। किसने? खेमा ने। आगे बुद्ध एवं प्रसेनजित की भेंट का वर्णन भरहुत स्तूप पर अंकित है। आगे
मध्यम निकाय के वर्णानुसार प्रसेनजित ने बुद्ध के बारे में कहा है कि भगवपि कौशलो अहम्पि कौशल को अहम्पि असिठी को भगवती असिठी को। ठीक है, अर्थात बुद्ध भी कौशल के हैं और मैं भी कौशल का हूँ। बुद्ध भी 80 साल के हैं और मैं भी 80 साल का हूँ। ठीक है, प्रसेनजित का कथन था। आगे, प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह मगध नरेश अजातशत्रु के साथ किया एवं काशी का प्रदेश दहेज के रूप में दिया। आगे देखते हैं। कौशल का प्रसेनजित कपिलवस्तु के शाक्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहता था, परंतु शाक्य अपनी कन्या का विवाह उसके साथ नहीं करना चाहते थे। अतः उन्होंने राजकुमारी के बदले अपनी दासी, जिसका नाम वाशव खतिया या मलिका था, का विवाह प्रसेनजित से करवा दिया। मलिका से विड्डूडब या विरुद्धक पैदा हुआ। ठीक है, विरुद्धक, जिसने अपने कुल के अपमान का बदला लिया। आगे, प्रसेनजित की रानी मलिका भी बुद्ध की शिष्या ही थी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रसेनजित के पुत्र विड्डूडब ने मंत्री दिग्चारण के साथ षड्यंत्र रचकर प्रसेनजित को अपदस्थ कर दिया। संयुक्त निकाय के अनुसार विड्डूडब ने कपिलवस्तु के शाक्यों पर आक्रमण कर व्यापक नरसंहार किया। वापसी में विड्डूडब अपनी संपूर्ण सेना सहित अचिरावती यानी राप्ती नदी की बाढ़ में नष्ट हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी का हमारा नेक्स्ट वंश है। नेक्स्ट है दोस्तों थर्ड वंश, हमारा थर्ड महाजनपद देखते हैं दोस्तों। वंश कह रहे हैं, सॉरी, क्षमा करिएगा। थर्ड महाजनपद है दोस्तों अंग। वर्तमान भागलपुर बिहार एवं मुंगेर बिहार जिले अंग में थे। अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने भद्दिय को पराजित भी किया, किंतु अंततः बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। इसकी राजधानी चंपा की गणना बुद्धकालीन 6 बड़े नगरों में की गई है, जिसकी निर्माण योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। आगे, चंपा को पुराणों में मालिनी कहा गया है। चंपा नदी अंग एवं मगध के बीच सीमा निर्धारण करती थी। नंबर 4 दोस्तों मगध वर्तमान पटना एवं गया जिले हैं। ठीक है, मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। इसने बाद में अन्य जनपदों का विलय कर लिया। अंग एवं मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद एवं पंचशील ब्राह्मण में यहाँ के निवासियों को व्रात्य कहा गया है। आगे दोस्तों नंबर 5 हम लोग जनपद पढ़ेंगे। महाजनपद वत्स। वर्तमान इलाहाबाद एवं बांदा के जिले जो हैं वो वत्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध का समकालीन वत्स का राजा पौरव वंश का उदयन था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोल ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया। चंड प्रघोत की पुत्री वासवदत्ता का विवाह जो है वो उदयन के साथ हुआ। इसी कहानी को आधार बनाकर भास ने स्वप्नवासवदत्ता नाटक लिखा। इसके अलावा हर्ष के नाटक रत्नावली एवं प्रियदर्शिका का नायक भी उदयन ही था। ठीक है, आगे भास के अनुसार मगध के राजा दर्शक की बहन
पद्मावती का विवाह भी उदयन के साथ हुआ था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी को लखपति व्यापारियों का नगर कहा जाता था। कौशाम्बी की रक्षा प्राचीर के समीप उड़ते हुए बाज की आकृति वाली एक यज्ञशाला मिली है। ठीक है, कौशाम्बी की रक्षा प्राचीर के समीप जो है उड़ते हुए बाज की आकृति वाले एक यज्ञशाला मिली है, जिसे हम सेन चेती कहा गया है, जिसे सेन चेती कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। विष्णु पुराण के अनुसार गंगा की भयानक बाढ़ में जब हस्तिनापुर नष्ट हो गया तो जन्मेजय के प्रपौत्र निच्छु ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। जन्मेजय अर्जुन के पौत्र परीक्षित के पुत्र थे। तक्षक नामक नाग ने सम्राट परीक्षित को डस लिया। इसका बदला लेने के लिए परीक्षित के वंशज जन्मेजय ने नाग यज्ञ कर समस्त नागों को समाप्त करने का प्रयास किया। वत्स पर अवंती ने अधिकार कर लिया। ठीक है, आगे दोस्तों देखते हैं वज्जी। वज्जी का शाब्दिक अर्थ है पशुपालक समुदाय है। यह 8 राज्यों का संघ था। इसमें वज्जी के अलावा वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह एवं कुंडलग्राम के ज्ञात्रिक प्रसिद्ध थे। मगध एवं वज्जी के मध्य गंगा नदी सीमा का निर्धारण करती थी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 7 दोस्तों। मल्ल देखते हैं। आइए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित इस राज्य की 2 शाखाएं थीं, पावा के मल्ल तथा कुशी नारा के मल्ल। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों नंबर 8 अवंती पढ़ते हैं, जो कि पश्चिमी एवं मध्य मालवे का क्षेत्र था। ठीक है, मध्य मालवा का क्षेत्र था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके 2 भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी दोस्तों महिष्मती थी। अवंती की दोनों राजधानियों के बीच में वैत्रवती नदी बहती थी। आगे बुद्ध के समकालीन अवंती के राजा चंड प्रघोत थे। प्रघोत महाकच्चायन के प्रभाव में बौद्ध बन गया। चंड प्रघोत ने बुद्ध को अवंती आने के लिए आमंत्रित किया, किंतु बुद्ध कभी अवंती नहीं जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। इसी में है वत्स नरेश उदयन को अवंती के राजा चंड प्रघोत ने पराजित किया। उदयन ने चंड प्रघोत की पुत्री वासवदत्ता से विवाह किया। चंड प्रघोत के बीमार होने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार हेतु भेजा। चंड प्रघोत को चंड प्रज्योत या महासेन के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। चंड प्रघोत के बाद पालक अवंती का शासक बना था। ठीक है, कौन? पालक अवंती का शासक बना था। आगे, अवंती का मगध साम्राज्य में विलय शिशुनाग ने किया था। बौद्ध भिक्षु सोनदत्त बोले चाहे सोनदत्त और अभय कुमार अवंती के निवासी थे। चेदी आधुनिक बुंदेलखंड एवं उसका समीपवर्ती भाग था। चेदी। आगे, महाभारत कालीन शासक शिशुपाल चेदी का शासक था। शिशुपाल का वध जो है श्री कृष्ण ने उसके 100 गलतियों को माफ़ करने के पश्चात किया था। ठीक है, हालांकि इसमें लिखा नहीं है, कुछ जाने हैं इसलिए बता दिए। नंबर 10 दोस्तों, अस्सक या अस्मक भी बोल सकते हैं। ठीक है, अस्सक या अस्मक, यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। केवल अस्मक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था। बुद्ध काल में अवंती ने अस्मक को जीत
लिया था। कौशल की तरह असमक में भी इक्ष्वाकु वंशी, ठीक है, असमक में भी इक्ष्वाकु वंशीय शासकों का शासन था। आगे, असमक के राजा अरुण ने कलिंग को जीत लिया था। आगे दोस्तों हम लोग 11वां नंबर कुरु पढ़ेंगे। मेरठ, दिल्ली एवं थानेश्वर के आसपास का क्षेत्र जो था वो कुरु था, ठीक है। जनमेजय की राजधानी कुरु में हस्तिनापुर थी, ठीक है। क्या थी? कुरु में हस्तिनापुर थी। आगे दोस्तों देखते हैं पांचाल। क्या देखेंगे? पांचाल आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद के जिले इसमें शामिल थे। गंगा नदी इस राज्य को 2 भागों में बांटती है। प्रसिद्ध कन्नौज नगर यानी कान्यकुब्ज इसी राज्य में था, ठीक है। आगे, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित कान्यकुब्ज अथवा कन्नौज, आगे देखते हैं। कन्नौज का प्राचीन नाम जो है महोदय नगर भी था। पुराणों के अनुसार इसकी स्थापना पुरूरवा एवं उर्वशी के पुत्र अमावसु या उसके पुत्र कान्यकुब्ज ने की। कुरु पांचाल का एक संघ राज्य था। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे 30 नंबर पॉइंट, मत्स्य। जयपुर, अलवर, भरतपुर के क्षेत्र में मत्स्य था। इसकी राजधानी दोस्तों विराटनगर थी। विराटनगर थी। अंत में मत्स्य का मगध में विलय हुआ। इसमें पहले मत्स्य और चेदी जनपदों में भी संघर्ष चलता रहा। मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण एवं कौशिकी उपनिषद में भी मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। आगे 14 नंबर दोस्तों, सूरसेन। मथुरा के आसपास का क्षेत्र जो है वो सूरसेन का है। यहाँ यदु वंश का शासन था। कृष्ण यहाँ के राजा थे। बुद्ध के समय यहाँ का राजा अवंती का पुत्र था जो बुद्ध का शिष्य भी था, ठीक है। आगे देखते हैं। ग्रीक लेखक सूरसेन महाजनपद की राजधानी मेथोरा बताते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नोट में क्या है। राजस्थान के अनेक भाग सूरसेन, कुरु और अवंती महाजनपदों के अधीन में थे। आगे नंबर 15 दोस्तों, गांधार। क्या है? गांधार, 15 नंबर, ठीक है। आगे है इसमें पाकिस्तान के पेशावर एवं रावलपिंडी जिले, ठीक है। पाकिस्तान के पेशावर एवं रावलपिंडी जिले। आगे देखते हैं दोस्तों। रामायण के अनुसार इसकी राजधानी तक्षशिला की स्थापना जो है भरत के पुत्र तक्ष ने की। पुष्कलावती इसका दूसरा प्रमुख नगर था। गांधार के राजा पुष्कर सारिन ने अवंती के राजा चंड प्रघोत को पराजित किया, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, सॉरी ये डॉगी लोग परेशान। आगे दोस्तों, पुष्कर सारिन ने मगध राज बिंबिसार के दरबार में दूत भेजा। पुष्कर सारिन पैदल चलकर बुद्ध के दर्शन हेतु आया था। 16 नंबर दोस्तों, कंबोज। दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर एवं कपिसा के आसपास का क्षेत्र कंबोज में था। कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात वार्ता यानी कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य तथा शस्त्रों द्वारा
जीविका चलाने वाला कहा है। कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। गणराज्य, बुद्ध के समय 10 गणराज्य थे। इनमें 8 वज्जी के तथा 2 जो है वो मल्ल के अधीन थे। ठीक है, इसके मल्ल के अधीन। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम रिज डेविड्स ने 1903 ईस्वी में गणराज्यों की खोज की थी। बौद्ध साहित्य में वर्णित गणराज्य, पहला कपिलवस्तु के शाक्य, दूसरा सुमार पर्वत के भग्ग, रामग्राम के कोलिय, नंबर 4 अल्लकप के बुली, नंबर 5 केसपुत के कामलाम, नंबर 6 कुशीनारा के मल्ल, नंबर 7 पावा के मल्ल और नंबर 8 जो है पिपली वन के मोरीज। ठीक है, मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो पिपली वन का ही था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे दोस्तों देखते हैं। आगे हमारा पिपली वन था ना 8 नंबर। 9 नंबर दोस्तों देखते हैं, एक सेकेंड। 9 नंबर है दोस्तों वैशाली के लिच्छवी। 10वां नंबर मिथिला के विदेह। ठीक है, आगे महापरिनिर्वाण सूत्र में वर्णित बुद्धकालीन 6 महानगर थीं। ठीक है, पहला चंपा, दूसरा राजगृह, तीसरा श्रावस्ती, चौथा साकेत, 5वां कौशाम्बी, 6वां बनारस। ठीक है, आगे दोस्तों विद्वान का मत है। के.पी. जायसवाल ने अपनी पुस्तक हिंदू पॉलिटी में इस काल को राष्ट्रीय राज्यों का काल माना है। कौटिल्य ने कंबोज के अलावा सौराष्ट्र को भी वार्ता शस्त्रों पर जीवी एवं वज्जी तथा मल्ल को राजशब्दोपजीवी कहा है। आगे दोस्तों वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था की जानकारी बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलासिनी से मिलती है। आगे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को सूत्रधार कहा जाता है। पवेनी पोटक राजा के सभी निर्णयों एवं सजा के विवरण का रजिस्टर था। ठीक है, आगे राजा दंड देते समय पवेनी पोटक यानी पूर्व दृष्टांत का अनुसरण करता था। कुशीनारा के मल्लों ने एक समय आदेश निकाला कि बुद्ध का स्वागत करने वालों को 500 कहापड़ का दंड देना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु से मुकाबला करने के लिए वैशाली के लिच्छवियों के नेतृत्व में 36 राज्यों का संघ, 9 लिच्छवी, 9 मल्ल, 18 काशी एवं कौशल के थे बना। आगे पावा एवं कुशीनारा के मल्लों को कटुथ नदी एक दूसरे से पृथक करती है। ठीक है, कौन? कटुथ नदी। आगे देखते हैं दोस्तों। कुशीनगर आधुनिक देवरिया जिले में, कसिया और पावा आधुनिक पड़रौना था। ठीक है, पड़रौना था। एक बार फिर से दोस्तों पढ़ लेते हैं। कुशीनगर आधुनिक देवरिया जिले में, कसिया और पावा आधुनिक पड़रौना था। आगे ओक्काक मल्लों का शासक था। ठीक है, आगे आचारंग सूत्र जैन भिक्षुओं को चेतावनी देता है कि उस स्थानों पर नहीं जाना चाहिए जहां गणराज्यों का शासन हो। ठीक है, गणतंत्र बोल रहे हैं, गणराज्यों का शासन हो। आगे पढ़नी संघों को आयुर्धा जीवन भी बोल सकते हैं, आयुर्धा जीवन कहलाता है, कहता है।
पाणिनि संघों को आयुर्धा जीविन कहता है। ठीक है, आगे सुत्त निपात में वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। गणतंत्रीय शासन प्रणाली देखते हैं दोस्तों। वैशाली गणराज्य में राजाओं की संख्या जो थी वो 7007 थी। अपराधियों की परीक्षा 8 न्यायालयों में होती थी। कितने में दोस्तों? 8 न्यायालय में। ठीक है, आगे इनमें प्रथम विनिश्चय महामात्र का न्यायालय एवं अंतिम सोपान पर राजा का न्यायालय होता था। गणराज्यों के प्रतिनिधियों की संस्था को संस्थागार कहते थे। सभा भवन में संस्थागार सदस्यों के बैठने के लिए आसनों का प्रबंध यानी आसन प्रज्ञापक नामक अधिकारी करता था। आगे मतदान अधिकारी सलाका ग्राहक कहलाता था। आगे अष्टकुलक नामक संस्था शासन कार्यों में परामर्श देती थी। आगे परामर्श देती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। मगध का उत्कर्ष ही पढ़ रहे थे ना? नहीं, मगध का उत्कर्ष इसके बाद आएगा। हाँ, अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। गणतंत्री राज अष्टकुलक नामक संस्था शासन कार्यों में परामर्श देती थी। अब आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे मगध साम्राज्य देखेंगे, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। मगध के एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उदय के प्रमुख कारणों में इसकी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई सामरिक महत्व की स्थिति, अच्छा संचार तंत्र, समृद्ध उर्वर क्षेत्र, लोहा भंडार तथा शासकों द्वारा अपनाई गई साम्राज्यवादी नीति प्रमुख थे। हर्यक वंश से पहले बृहदत्त वंश का शासन मगध पर था। इस वंश में बृहदत्त, जरासंध एवं रिपुंजय शासक थे। जरासंध ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई थी। हर्यक वंश दोस्तों देखते हैं 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। बिंबिसार 544 ईस्वी से 492 ईसा पूर्व। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। बिंबिसार मगध का प्रथम साम्राज्य हर्यक कुल के शासन से आरंभ होता है। इस वंश का प्रथम ज्ञात शासक जो है वो भट्टिय का पुत्र बिंबिसार था। ठीक है, आगे देखते हैं। बिंबिसार मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग जीतकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बनाया। ठीक है, अंग का विलय जो है वो मगध साम्राज्यवाद का प्रथम कदम था। ठीक है, आगे देखते हैं। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार बिंबिसार की अंग विजय से मगध के उस विजय एवं विस्तार की नीति शुरू हुई जो अशोक के कलिंग विजय से समाप्त हुई थी। दोस्तों आगे बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की। उसकी प्रथम पत्नी कौशल देवी कौशल राज्य प्रसेनजित की बहन थी। ठीक है, जिससे उसे काशी का राजस्व यानी 1 लाख वार्षिक जो है काशी का राजस्व दहेज से प्राप्त हो गया। ठीक है, उसको दहेज में दिया गया। आगे दूसरी पत्नी चेटक की पुत्री लिच्छवी राजकुमारी चेल्लना तथा तीसरी पत्नी जो है वो पंजाब
मद्र की राजकुमारी जो है दोस्तों खेमा थी। ठीक है, आगे देखते हैं। वैदेही वासवी की पहचान चिलना यानी छलना से ही की जाती है। ठीक है, आगे बौद्ध ग्रंथ महावग्ग के अनुसार बिंबिसार के 500 पत्तियां थीं। ठीक है, बिंबिसार की कितनी पत्तियां थीं? पत्नियां थीं, सॉरी पत्तियां थी हम करें, माफ़ करिएगा दोस्तों, पत्नी मतलब वाइफ्स। ठीक है, 500 पत्नियां थीं। आगे मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस तथा जैन साहित्य में श्रोणिक यानी श्रेणिक या सैनिक कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। गंधार के राजा पुष्कर सारीन बिंबिसार के मित्र थे। उसने बिंबिसार के दरबार में दूत भेजा था। रोरुक जो कि सिंध में है, रोरुक का शासक रुद्रायन भी बिंबिसार का मित्र था। ठीक है, किसका? बिंबिसार का मित्र था। आगे मगध की आरंभिक राजधानी जो है वसूली माफ़ करिएगा दोस्तों, आँख थोड़ा झपक रहा है इसलिए थोड़ा सा गलत पढ़ दे रहे हैं। आरंभिक राजधानी जो थी दोस्तों वो वसुमती थी या गिरिव्रज थी। ठीक है, आगे देखते हैं। स्थापना वसु ने की थी। इसे कुशाग्र पुत्र भी कहते हैं। आगे लिच्छवियों की बढ़ती शक्ति के कारण बिंबिसार ने उत्तर की ओर राजगिरी में नई राजधानी बनाई। आगे बिंबिसार ने पहली बार मगध में सुदृढ़ शासन व्यवस्था की नींव डाली थी। महावग्ग के अनुसार उसके साम्राज्य में 80,000 गांव थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं कितने गांव थे? 80,000। आगे बिंबिसार ने भिक्षुओं के लिए तर्पण्य यानी नदी पार शुल्क समाप्त कर दिया था। ठीक है, आगे मगध का वास्तुकार भी महागोविंद ही था। बिंबिसार ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का गठन किया एवं चंपा के ब्राह्मण सोनदंड को वहाँ की आमदनी दान में दी गई। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। बिंबिसार का राजवैद्य जो है वो जीवक राजगिरी की गढ़ी का सालवती का पुत्र था। ठीक है, आगे जीवक का लालन पालन बिंबिसार के पुत्र राजकुमार अभय ने किया। सालवती का राजगिरी में गढ़ी का अभिषेक हुआ है। ठीक है, हुआ था, गढ़ी का अभिषेक हुआ था। आगे दोस्तों अजातशत्रु के बारे में देखते हैं। 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक। ठीक है, आइए देखते हैं। देवदत्त के उकसाने पर अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु मगध का शासक बना। बौद्ध ग्रंथ अजातशत्रु को पितृहंता घोषित करते हैं, जबकि जैन ग्रंथ नहीं। ठीक है, जैन ग्रंथ नहीं करते हैं। आगे दोस्तों बौद्ध ग्रंथों में अजातशत्रु को वैदेही पुत्र एवं अशोक चंड भी कहा गया है। ठीक है, कहा जाता है। आगे कुणिक भी अजातशत्रु का ही नाम था। ठीक है, नाम ध्यान से देखिएगा दोस्तों, काम में बहुत तेजी से पूछता है। अपापतित सूत्र में अजातशत्रु को देव नाम प्रिय कहा गया है। आगे अजातशत्रु ने वज्जी संघ कौशल एवं काशी को मगध साम्राज्य में मिलाया। आगे सुमंगल विलासिनी के अनुसार वज्जी संघ एवं अजातशत्रु के बीच संघर्ष का कारण गंगा नदी किनारे हीरो की खानें थीं। आगे दोस्तों अजातशत्रु के मंत्री वस्कार ने
वस्त्रकार ने वैशाली के लिच्छवियों में फूट डाल दी। वस्त्रकार ने इस मामले में बहुत से माफ़ करिएगा दोस्तों, आँख थोड़ा झपक रहा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। वस्त्रकार ने इस मामले में बुद्ध से सलाह ली थी। ठीक है, बुद्ध से क्या ली थी? नॉलेज ली थी, सलाह ली थी। इस क्रम में वस्त्रकार ने बुद्ध के राजगृह में मुलाकात की। अजातशत्रु के मंत्री वस्त्रकार की बुद्ध से भेंट राजगृह के गृहकूट पर्वत पर हुई थी। आगे दोस्तों, मगध में वस्त्रकार यानी वर्षकार एवं कौशल में दीर्घ चारायण प्रभावशाली मंत्री थे। आगे, इससे वज्जी संघ को जीतने में बड़ी आसानी हुई। अजातशत्रु का एक अन्य मंत्री सुनिधि यानी सुनील था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। वज्जी संघ को जीतने में अजातशत्रु ने रथ, मूसल एवं महाशिला कंटक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने लिच्छवी राजकुमारी से उत्पन्न 2 पुत्र हल्ल एवं बेहल्ल को अपना सेचनक नामक हाथी तथा बहुमूल्य 18 लड़कियों का हार दिया था। ठीक है, किसका? 18 लड़ियों का हार, सॉरी माफ़ करिएगा तो लड़कियों नहीं, लड़ियों का हार। आप लोग दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो में हमें क्षमा करिएगा, क्योंकि मेरी आंखें जो हैं वो बंद हो जा रही हैं बार बार। ये नींद बहुत तेज़ी से आ रहा है दोस्तों, फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं कि कम से कम ये वीडियो जो है आपको मिल जाए। ठीक है, आगे 18 लड़ियों का हार दिया था। आगे, अजातशत्रु ने राजा बनने पर अपनी रानी पद्मावती के उकसाने पर इन्हें वापस मांगा। ठीक है, किसने? अजातशत्रु ने राजा बनने पर अपनी रानी पद्मावती के उकसाने पर इन्हें वापस मांगा है। हल्ल एवं बेहल्ल अपने नाना चेटक के पास वैशाली चले गए। इस कारण अजातशत्रु ने वैशाली से युद्ध किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। लिच्छवियों से सुरक्षा के लिए अजातशत्रु ने राजगृह का दुर्गीकरण करवाया। आगे देखते हैं। अजातशत्रु ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की महत्ता पहचानी एवं पाटलिपुत्र, आगे देखते हैं, एवं पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र दुर्ग जो है उसका निर्माण करवाया। लेकिन पाटलिपुत्र नगर की स्थापना और उसे राजधानी बनाने का कार्य है दोस्तों उदयन का था। ठीक है, उदयन का था। आगे, उदयन भी बोल सकते हैं उसे, उदयन ने किया था। किसने? उदयन ने किया, राजधानी कार्य उदयन ने किया था। आगे देखते हैं दोस्तों। अजातशत्रु एवं कौशल राज प्रसेनजित के बीच काशी को लेकर युद्ध हुआ। बाद में प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह जो है वह अजातशत्रु से किया तथा काशी के गांव दहेज में दिए। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। भास के अनुसार अजातशत्रु की पुत्री पद्मावती का विवाह जो है वो वत्सराज उदयन से हुआ। ध्यान रहे कि अजातशत्रु की एक पत्नी का नाम भी पद्मावती था। ठीक है, आगे देखते हैं। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध का निर्माण निर्वाण ठीक है, बुद्ध का निर्वाण प्राप्त हुआ एवं उसके बाद राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। आगे दोस्तों, दीर्घ निकाय के अनुसार क्षत्रिय होने के आधार पर अजातशत्रु ने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में
हिस्सेदारी का दावा करते हुए कहा था कि बुद्ध भी क्षत्रिय यानी क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय। ठीक है, आगे देखते हैं। अजातशत्रु की हत्या जो है उसके पुत्र उदयन ने की थी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, उदयन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उदयन ब्रैकेट में उदयभद्र, ठीक है, 460 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व। ठीक है, आगे उदयन का गार्गी संहिता में धर्मात्मा कहा गया है। उदयन को जो है दोस्तों वो गार्गी संहिता में क्या कहा गया है? धर्मात्मा। उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर शासन के 14वें वर्ष में पाटलिपुत्र कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की तथा राजगिरी के स्थान पर पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बताया। उदयन जैन धर्मावलंबी था। एक राजकुमार ने जैन साधु का भेष धारण कर उदयन की हत्या कर दी गई। अरे क्या हम पढ़ रहे हैं, बहुत गलत पढ़ लिए हम, सॉरी दोस्तों, माफ़ करिएगा। हाँ, नगर की स्थापना हुई तथा राजगिरी के स्थान पर पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई गई। आगे उदयन जो है वो जैन धर्मावलंबी था, ये पढ़ चुके थे दोस्तों हम। आगे एक राजकुमार ने जैन साधु का भेष धारण कर उदयन की हत्या कर दी थी। हाँ, यही था लाइन हमारा। ठीक है, लास्ट में यही छूट गया था दोस्तों। उदयन जो है वो जैन धर्मावलंबी था। एक राजकुमार ने जैन साधु का भेष धारण कर उदयन की हत्या करवा दी थी। ठीक है, हत्या कर दी थी। आगे दोस्तों देखते हैं, उदयन की हत्या के बाद उसके 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक यानी दर्शक शासक बने। दर्शक का नाम दोस्तों भास के नाटक स्वप्नवास वधता में मिलता है। आगे हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक या दर्शक को शिशुनाग नामक अमात्य एवं काशी यानी बनारस के राज्यपाल ने बनारस के राज्यपाल ने अपदस्थ कर पढ़ रहे हैं, क्षमा करिएगा दोस्तों, थोड़ा गलती ज़्यादा हो गया इस वीडियो में। अपदस्थ कर शिशुनाग वंश की नींव डाली। आगे परिष्ठ पर्व में अजातशत्रु के उत्तराधिकारी के रूप में दर्शक का नाम मिलता है। ठीक है, किसका? दर्शक का नाम मिलता है। आगे देखते हैं दोस्तों, शिशुनाग वंश दोस्तों 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया तथा वज्जियों पर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली था। ठीक है, वैशाली जो है वो वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया गया था। ठीक है, सही पढ़ रहे हैं ना? सही पढ़ रहे हैं, एक बार और देख लेते हैं। चलिए देखते हैं एक बार और। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया तथा वज्जियों पर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। ठीक है, आगे शिशुनाग वैशाली के राजा और वहाँ की नगर वधु की संतान था जिसका परित्याग कर दिया गया था। आगे नाग द्वारा रक्षित होने के कारण इसे शिशुनाग नाम दिया गया है। ठीक है, आगे शिशुनाग ने अवंती के शासक अवंतीवर्धन को पराजित किया था और अवंती का मगध में विलय किया गया। चूँकि वत्स को अवंती में पहले ही चंड प्रघोत मिला चुका था, अतः अवंती के साथ वत्स का भी विलय हो गया था। प्राचीन भारत में जनता द्वारा चुना गया प्रथम ऐतिहासिक शासक शिशुनाग था। कालाशोक जो है 394 से 399 ईसा पूर्व तक थे। पुराण एवं
इसको हम द्विव्यावदान दिव्या भी बोल सकते हैं, दिव्यावदान सही रहेगा दोस्तों। दिव्यावदान में कालाशोक का नाम जो है काकवर्ण मिलता है। पुराण एवं दिव्यावदान में कालाशोक का जो नाम है दोस्तों काकवर्ण मिलता है। कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, कालाशोक के शासन के 10वें वर्ष में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या महापद्मनंद ने छुरा भोग कर दिया था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन यानी महानंदी कहाँ गया, सॉरी दोस्तों, महानंदी था। ठीक है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो था वो नंदीवर्धन यानी महानंदी था। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग दोस्तों नंद वंश पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर। 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व नंद वंश। इस वंश का जो संस्थापक था या इस वंश की स्थापना जो हुई थी वो महापद्मनंद ने की थी। पुराणों के अनुसार वह एक शूद्र शासक था। वह नंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। महाबोधि वंश में महापद्मनंद का नाम उग्रसेन मिलता है। आगे, महापद्मनंद उत्तर भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला प्रथम मगध सम्राट था। सही पढ़ रहे हैं ना? हाँ, महापद्मनंद उत्तर भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला प्रथम मगध सम्राट था। आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा डबल पढ़ना पड़ जा रहा है इस वाले वीडियो में, कोई नहीं, प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वच्छत्रांतक याद रखिएगा, सर्वच्छत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। उसने एक राट, एक छत्र एवं कली का अंश की उपाधि धारण की। आगे, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि नंद राजा ने कलिंग को जीता एवं कलिंग से जिनसेन की प्रतिमा उठाकर ले गया। आगे, तथा कलिंग में एक नहर का निर्माण भी करवाया। ठीक है, आगे, पाणिनि महापद्मनंद का मित्र था। ठीक है, आगे दोस्तों, पाणिनि जो है महापद्मनंद का मित्र था। पाणिनि का जन्म गांधार के शालातूर में हुआ था। महापद्मनंद ने अपने जैन मंत्री जो था उनका कल्पक की सहायता से क्षत्रियों का विनाश किया था। आगे दोस्तों देखते हैं हम धनानंद। क्या देखते हैं? धनानंद। महापद्मनंद के पुत्रों में घनानंद सिकंदर का समकालीन था। किसका दोस्तों? सिकंदर का समकालीन था। आगे, यूनानी लेखकों ने घनानंद को अग्रेमिज कहा है। सिकंदर का भारत आक्रमण घनानंद के काल में हुआ। भद्दसाल धनानंद का सेनापति तथा शकटार एवं राक्षस उसके अमात्य थे। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार घनानंद ने 80 करोड़ धनराशि गंगा के भीतर एक पर्वत गुफा में छिपा रखी थी। ठीक है, किसके भीतर? गंगा के भीतर एक पर्वत गुफा में छिपा रखी थी। बाप रे बाप, इतना सिक्योरिटी। आगे दोस्तों, टर्नर ने महावंश के आधार पर नंद शासकों को लालची बताया है। संगम कवि मामल नूर एवं हेनशाग ने भी नंदों की अतुल्य संपत्ति का उल्लेख किया है।
आगे कथा सरित सागर के अनुसार नंदों के पास 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थीं। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली या स्थापना डाली बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा। नींव डाली। नंद शासकों ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया। वर्ण उपवर्ष वारुचि एवं कात्यायन जैसे विद्वान नंद काल में हुए थे। नंद वंश ने ही सर्वप्रथम वृहत मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, वृहत मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे, युद्ध में हाथियों का सबसे पहले प्रयोग मगध राज्य ने किया है। ठीक है, नंद वंश के विनाश के आजीवक धर्म की भूमिका थी। ठीक है, आगे, पाणिनि कात्यायन एवं पतंजलि को त्रिमुनि कहा जाता है। ठीक है, आगे, कथा सरित सागर के अनुसार अयोध्या नंदों की महत्वपूर्ण छावनी थी। ठीक है, आगे, अष्टाध्यायी के अनुसार नंद शासकों माप तौल की गई प्रणाली थी। ठीक है, माप तौल नई प्रणाली, क्या पढ़ रहे हैं हम। अष्टाध्यायी के अनुसार नंद शासकों माप तौल की नई प्रणाली नंदोपक्रमानी ठीक है मानी चलाई थी। नंद वंश के 9 शासकों का क्रम है। पहला दोस्तों महापद्म नंद, जिसे हम उग्रसेन कहते हैं। दूसरा पंडुक। तीसरा दोस्तों पंडुगति। चौथा दोस्तों भूतपाल। पांचवा राष्ट्रपाल। छठवां गोविशंक और सातवां 10 सिचदक। आगे दोस्तों 8वां नंबर कैवर्त। 9वां नंबर घनानंद। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों कैवर्त घनानंद। आगे, प्राचीन भारत में व्यवस्थाकारों द्वारा उल्लिखित 12 प्रकार के पुत्र। ठीक है, नंबर 1 औरस पुत्र, विधिवत विवाह से उत्पन्न वैध पुत्र जो सभी प्रकार के पुरुष पुत्रों में श्रेष्ठ माना जाता था। आगे, क्षेत्रज पुत्र, उस स्त्री से उत्पन्न पुत्र जो पति के मृत रोगी या नपुंसक होने पर सजातीय पुरुष से नियोग करती थी। औरस पुत्र के बाद क्षेत्रज का पुत्र का दूसरा स्थान था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों दत्तक पुत्र देखते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र जो था वो दत्तक पुत्र कहलाता था। कृत्रिम पुत्र क्या है दोस्तों? कृत्रिम नाम से ही कुछ पढ़ रहा है, साइंटिफिक है। माता पिता द्वारा विशेष परिस्थितियों में किसी को पुत्र स्वीकार करना, वो क्या था? कृत्रिम था, कृत्रिम पुत्र। गुड़ज पुत्र देखते हैं दोस्तों, जिसके पिता का पता ना हो लेकिन यह उस स्त्री के पति का ही पुत्र स्वीकार किया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं अपविद्ध पुत्र। ठीक है, अपने माता पिता द्वारा छोड़ा गया एवं दूसरे दंपति द्वारा स्वीकार किया गया पुत्र जो है वो दोस्तों अपविद्ध पुत्र है। आगे कानीन पुत्र देखते हैं दोस्तों। विवाह पूर्व कन्या से उत्पन्न पुत्र जो कन्या के पिता के घर में उत्पन्न होता था उसे कानीन पुत्र कहते हैं। ठीक है, आगे है दोस्तों सहोड़ पुत्र। विवाह पूर्व गर्भवती हुई स्त्री का पति के घर में उत्पन्न पुत्र। ठीक है, विवाह पूर्व गर्भवती हुई स्त्री का पति के घर में उत्पन्न पुत्र। ठीक है,
आगे देखते हैं दोस्तों, कृतक पुत्र। कृतक पुत्र देखते हैं। हालांकि माता पिता को मूल देकर खरीदा गया जो पुत्र होता था वो कृतक पुत्र था। ठीक है, क्रय करते हैं। आगे नंबर 10 दोस्तों, पौनर्भ पुत्र। पुनर्विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को हम पौनर्भ पुत्र भी कहते हैं। नंबर 11, स्वयं दत्त पुत्र। अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति का पुत्र बनना, ये स्वयं दत्त पुत्र है। आगे दोस्तों नंबर 12वां, पार्श्व पुत्र। ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री के अनुलोम संयोग से उत्पन्न पुत्र है पार्श्व पुत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे दोस्तों है हमारा ख़त्म होता है मगध एम्पायर। आगे दोस्तों है चैप्टर नंबर 9, विदेशी आक्रमण एवं उसका प्रभाव। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, शेयर करना दोस्तों कोई नहीं भूलेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।